हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस का केमिस्ट्री पोर्शन यूनिट 1, जिसमें है यूनिट 1 में लिखा हुआ है जनरली हमारे परिवेश के पदार्थ। ठीक है, यूनिट 1 में है हमारे परिवेश के पदार्थ है। इस चैप्टर में मेनली हम लोग पदार्थ के बारे में जानेंगे, पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे, पदार्थ की अवस्था स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कशन करना है। इससे जो रिलेटेड टर्म्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से, और जो इसके प्रकार होते हैं ठोस, द्रव, गैस, इसके गुणों के बीच क्या इसके गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं, इस सब के बारे में पूरा डिटेल्स जानकारी लेंगे। मतलब ये हो कि एक ही वीडियो में इस चैप्टर का जो मेन बेसिक चीज़ है वो मैंने बताऊंगा। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलो देखो पहले लिखा हुआ क्या हुआ, पदार्थ। सबसे पहले हम जानेंगे पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है। इसको हम सबस्टांस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सबस्टांस भी कह सकते हैं आप। पदार्थ क्या होता है भाई? पदार्थ क्या एक विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी हो उसे पदार्थ कहते हैं। बहुत अच्छा परिभाषा लिखा हुआ है। जितनी भी वस्तु जिस सामग्री से बनी हो उस सामग्री का नाम होगा क्या? पदार्थ होगा। और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। बस सिंपली एक शब्दों में हम बोलेंगे कि अगर पदार्थ जो स्थान घेरेगा, वह वस्तु जो स्थान घेरेगा और जिसका द्रव्यमान होगा उसको हम पदार्थ के नाम से जानेंगे, मैटर के नाम से जानेंगे। बस इतना याद रखिएगा आप। ठीक है, जो वस्तु स्थान घेरेगा, जिसका द्रव्यमान होगा, वजन होगा, वो पदार्थ कहलाएगा। अब इसमें देखोगे, डायग्राम में देखोगे कि ये पदार्थ है, एक तरह का एक घनाकार कोई बॉक्स है, ये पदार्थ हो गया। अब इसमें देखोगे इस थोड़े से पोजीशन को लेकर यहाँ आया हुआ है। तो इसमें हमें ये देखना है कि इस पदार्थ में जो इस पोर्शन को, इतने ही पोर्शन को थोड़ा बड़ा करके दिखाया है। तो देखो यहाँ जो दिख रहा है प्रत्येक गोलाकार आकृति, इसको हम कण के नाम से जानेंगे। इट मीन्स कि पदार्थ जो होगा वो कणों से बना होगा। अब कणों का जो डायरेक्शन होगा, कणों का जो अलाइनमेंट होगा, कणों का जो सजावट होगा, वो अलग अलग प्रकार का होगा हर प्रकार के पदार्थों में। जनरली ये ठोस पदार्थ है, इसलिए इसमें कणों का जो अलाइनमेंट दे रखा है वो इस प्रकार से दे रखा है आपको। ठीक है, एक निश्चित क्रम में ठोस के पदार्थ क्या होते हैं, ठोस के कण एक सजे होते हैं निश्चित क्रम में। वही हम लिक्विड की बात करेंगे, द्रव की बात करेंगे, द्रव पदार्थ की बात करेंगे, गैस पदार्थ की बात करेंगे, तो एक क्रम में ये सजे हुए नहीं होते, अलाइनमेंट नहीं होते हैं। जैसे देखो ठोस में, देखो ठोस के जो पदार्थ हैं, देखो एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित ऑर्डर में अलाइनमेंट किया हुआ है। ठीक है, अब देखो लिक्विड के पदार्थ, लिक्विड जो है एक पदार्थ है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला पदार्थ। इसके जो कणस है देखो कहाँ मतलब कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, इस तरह से एक लाइन में एक्सीड में नहीं जुड़े हुए हैं। गैस के कण भी वही है, सेम पोजीशन होगा इसका भी, कि ये इसके कण जो हो जहाँ तहाँ बिखरे पड़े होते, फैले पड़े होते, इनके बीच में स्पेस काफ़ी होगा, स्थान काफ़ी होगा। वहीं ठोस में क्या होता है कि ठोस में बिल्कुल स्थान खाली होता ही नहीं है। और वैसे यहाँ दिखा रखा है, देखो ठोस में जो कणों का जो अलाइनमेंट होता है वो अलग दो टाइप का होता है। एक तो एक लाइन में होता है जो आपको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाएगा, है ना, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाएगा। एक होता है इस टाइप का, इसके बीच में यहाँ आया, यहाँ आ गया, मतलब थोड़ा भी स्पेस, थोड़ा भी वॉइड्स होता है, थोड़ा भी खाली जगह जो होगा कणों के बीच का वो खाली नहीं होगा, है ना। तो ओवरऑल ये हुआ कि जो ठोस के कण है उसके बीच के कणों के बीच कोई भी खाली स्थान नहीं होता है। अब वहीं बात करेंगे द्रव की, तो द्रव के बीच में क्या होता है, खाली स्थान होता है। गैस में कणों के बीच में सबसे ज़्यादा खाली स्थान होता है। ये मेनली इसकी विशेषता है। अब यहाँ जो कह रहा है कि पदार्थ स्थान घेरता है, इसका द्रव्यमान होता है, तो जितनी भी वस्तु दुनिया में है, जो भी वस्तु दुनिया में है वो सारे के सारे स्थान घेरेगा। जिसका अगर वजन होगा, चाहे वजन बहुत ही कम क्यों ना हो, वो सारे के सारे क्या होगा, पदार्थ। यहाँ हम जब बात करेंगे वायु का, तो क्या वायु पदार्थ होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वायु को अगर हम किसी बैलून्स में भर देते हैं, बैलून्स में, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, उसका द्रव्यमान होगा, उस वजन होगा, थोड़ा सा तो जरूर बढ़ेगा। चाहे वो 0.01 ग्राम हो या 0.001, मतलब बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा हो, जरूर उसका वजन होगा, कुछ ना कुछ होगा। और ऑब्वियसली जो वायु है पूरे बैलून्स के एरिया को घेर लिया, छेक लिया है, तो उसका एक स्थान भी हो गया। तो ऑब्वियसली क्या हो गया कि इसके अंदर, बैलून्स के अंदर जो भरी हुई हवा होती है वो क्या होती है, एक पदार्थ होगा। बैलून्स एक पदार्थ होगा। ठीक है, चलो अब पदार्थ के गुण देखो। पदार्थ के कणों के अभिलक्षण गुण। पहला पॉइंट, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। पदार्थ के कण, ये तीनों की बात हो रही है, ठोस, द्रव, गैस। भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया।
ठोस, द्रव और गैस अवस्था में भौतिक स्वरूप के आधार पर, ठीक है, याद रखिएगा। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब ये हुआ कि ठोस, द्रव, गैस तीनों के कण गतिशील होते हैं। अब जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तीनों के बारे में, ठोस का देखेंगे, द्रव का देखेंगे, गैस का देखेंगे, तो फिर तीनों का अलग अलग बात हो गया। ठोस में क्या होता है कि पदार्थ के कण अपने विराम में रहकर कंपन करते हैं ना, अपनी पोजीशन में रह के वो कंपन करते हैं, बल्कि वो गति नहीं करते, अपने विराम में रह के वो वाइब्रेट करता है। जब हम द्रव की बात करेंगे, द्रव के कण क्या होते हैं, वाइब्रेट करता है, मतलब ये वाइब्रेट नहीं बल्कि गति करता है। अब पानी को हम कहीं पे छोड़ देते हैं तो पानी नीचे स्थान जाता है। इट मीन्स कि पानी जो बना हुआ है कणों से, वो कण ही तो फिसल रहा है ना, एक कण दूसरे कण पे जा रहा है, दूसरे तीसरे को फिसला रहा है। फिर वहीं बात करेंगे गैस के कण इतने स्वतंत्र होते हैं कि उसको एक जगह छोड़ दिया जाए तो वो एक जगह नहीं रहेगा, बल्कि वो भागना चाहेगा, एक दूसरे से दूर रहेगा। तो इट मीन्स कि जो गैस के कण होते हैं उसके कणों के बीच खाली स्थान बहुत ही ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उसके कण सबसे ज़्यादा गति में होंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है, पदार्थ के कणों के बीच मुक्त रिक्त स्थान खाली होता है। चलो बात सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं ना, आकर्षित भी करते हैं। और पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि उसकी हम कल्पना बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे एक चम्मच नमक को अगर दुनिया का हर एक इंसान उसके कणों को गिनना शुरू करेंगे एक साथ, तो उसको गिनने में कई करोड़ साल लग सकता है, ठीक है। तो इसलिए उसके कणों को गिनना बहुत मुश्किल है। एक आदमी, बल्कि दुनिया का सारे आदमी एक साथ गिनेगा फिर भी नहीं गिन पाएगा। तो ये था पदार्थ के कणों की विशेषताएं, गुण था जो मतलब तीनों को प्रदर्शित कर रहा था, ठोस को भी, द्रव को भी और गैस को भी, ठीक है। चलो अगला टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएँ। देखो जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो मिनिमम पॉइंट्स जो है ना, चैप्टर 1 का, यूनिट 1 का, उसको डिस्कशन कर रहा हूँ, है ना। जितने भी होंगे मैं ऐसे ही करूँगा, ठीक है। उसमें मैं डायग्राम के साथ, मैप के साथ मैं आपको बताऊँगा। भौतिक अवस्था। अब भौतिक रूप से पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया गया है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। चलो ये भी बात सही है कि 3 अवस्थाओं में पदार्थ पाए जाते हैं। चलो इसके सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब यहाँ है पदार्थ में ठोस पदार्थ की विशेषता, है ना, जो कि लिखा हुआ तो नहीं है, मैं इसको लिख देता हूँ। सॉलिड, ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ का गुण देखो, एक निश्चित आकार होगा। चलो बात सही है। ठोस अवस्था में अस्पष्ट सीमाएं होती है, निश्चित या स्थिर आयतन होगा, इसकी संपीड़ितता नग्न होती है, ये दृढ़ होते हैं। 5 पॉइंट क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो क्या लिखा हुआ है कि जो ठोस के आकार होते हैं वो निश्चित होते हैं, बिल्कुल सही। निश्चित इसका आकार होगा ठोस का, इसका आकार कभी चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं। अगर हम एक ईंट को या पत्थर को अगर कहीं भी रखेंगे तो वो पत्थर ही रहेगा, उसी आकार का रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। अब वो अलग बात है कि वो अलग से हम भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हम उसको ऐसा कर सकते हैं, जैसे तापमान देंगे, उसको गर्म करेंगे या उसको हम प्रेशर देंगे, दाब लगाएंगे, तो वो चेंज अलग बात है। लेकिन भौतिक प्रक्रिया द्वारा, भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रियाओं को छोड़कर अगर वो ठोस अपने आप में नहीं चेंज हो सकता, कभी बदला नहीं जा सकता है। कभी भी ठोस का जो आकार होगा वो कभी बदलेगा नहीं, बल्कि फिक्स रहेगा। ईंट पत्थर को अगर हम एक बर्तन में रखें तो वही रहेगा, उसी आकार का रहेगा। दूसरे बर्तन में रखेंगे एक ही उसी आकार का रहेगा। यहाँ तक कि उस पत्थर को कहीं भी रखोगे उसका आकार कभी बदलाव नहीं होगा, जिसकी वजह से जो उसकी सीमाएं हैं वो स्पष्ट होती है, साफ साफ दिखाई देती है। निश्चित और स्थिर आयतन होगा। ऑब्वियसली जब वो निश्चित आकार का है तो निश्चित आयतन भी होगा, उसका आयतन नहीं बदलेगा। आयतन क्या होता है? किसी वस्तु में जो कणों की जो संख्या है, कणों का जो संख्या है उस बर्तन के अंदर में या उस पदार्थ के अंदर में, वो उसका आयतन होता है, ठीक है। तो पदार्थ अगर पत्थर छोटे आकार का है तो उसका मतलब उसका आयतन छोटा नहीं बल्कि उसका आयतन उतने ही आकार का होगा। बड़ा है तो बड़े आकार का आयतन होगा, ठीक है। अब आयतन और द्रव्यमान में फ़र्क होता है। द्रव्यमान डिपेंड करता है कणों की संख्या पर और आयतन कणों की संख्या पर निर्भर नहीं करेगा। आयतन निर्भर करेगा पदार्थ के एरिया पर करेगा कि जितना बड़ा एरिया उतना बड़ा आयतन, और जो द्रव्यमान होगा, वजन होगा, वो कणों की संख्या पे। किसी पदार्थ में अधिक से अधिक कण हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पदार्थ बहुत ही सटे सटे हैं, उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। कम है तो कम द्रव्यमान होगा। अब देखो ठोस पदार्थ इनकी संपीड़ितता नगण्य होती है।
मतलब इसमें जो कंप्रेसिबिलिटी गुण का गुण होता है, जो कंप्रेस कर सकते हैं इसको हम, वो नहीं कर पाएंगे। अभी एक पत्थर को अगर दबाया जाए हाथों से, नहीं मतलब नहीं दबेगा वो। अब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगा के दबाओगे तो वो अलग बात है, बट वो मतलब ईजिली जो होता है, जैसे ठोस में या दर्द में ऐसा हो जाता है, अब बैलेंस को हवा भरे, बैलेंस में हवा भरे, उसको आसानी से हम दबा सकते हैं हम लोग हाथों से। जबकि फिर पत्थरों की बात करेंगे तो वही नहीं हो पाएगा। दृढ़ होते हैं, काफ़ी कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, ठोस। ठीक है, इसमें पार्टिकल्स के देखो अरेंजमेंट देखो, अलाइनमेंट देखो, एक सीधे लाइन में खड़ा हुआ है, देखो एक सीधे लाइन में। हाँ, इसमें जो ठोस के जो कण है, इसमें एक लाइन में अलाइनमेंट किया गया है। इसमें जो सर्कुलर होगा, इसमें जो बनेगा आपका ये, वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनेगा, वर्गाकार बनेगा, क्लोज पैकिंग बनेगा। इसमें देखो ये, इसमें कणों के बीच जो खाली स्थान है वो बिल्कुल नहीं है भी तो वो है छोटा छोटा, एक त्रिभुजाकार है खाली खाली स्थान। ये बनाएगा क्या, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाएगा ये, हेक्सागोनल इस टाइप का। देखो ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे। ये बनाएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग इस टाइप से। ठीक है, तो दोनों कणों का एक अलाइनमेंट हो गया ठोस के अंदर में। दोनों तरह का पॉसिबल, ऐसे भी होगा आपका, ऐसे भी होगा। ठीक है, ये स्क्वायर पैकिंग है, ये हेक्सागोनल पैकिंग है। अब हम बात करेंगे तरल पदार्थ, द्रव पदार्थ की। तरल में दोनों आएगा, गैस भी आएगा और द्रव भी आएगा। ये लिक्विड स्टेट की बात हो रही है, दूसरा पॉइंट है लिक्विड स्टेट। ठीक है, ये द्रव पदार्थ। इसमें देखो पहला गुण क्या है, द्रव तरल होते हैं, इसमें बहाव होता है, ऑब्वियसली तरल होते हैं, है ना। तरल इसलिए होता है कि कुछ कणों के बीच का जो खाली स्थान होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, एक कण दूसरे कण के ऊपर आसानी से फिसल सकते हैं। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता। हाँ, आकार स्थिर नहीं होगा, याद रखिएगा, इसका आकार स्थिर नहीं होगा, लेकिन आयतन निश्चित होगा। इसका आकार अनिश्चित होगा, क्योंकि आकार इसलिए अनिश्चित होता है क्योंकि अगर इसको जिस बर्तन में रखा जाए वो उसी बर्तन का आकार ले लेगा। एक छोटे, मतलब अगर हम बात करेंगे इस टाइप के बर्तन में रखा जाए इसको, द्रव को, तो इसका आकार का बर्तन ले लेगा, ये आकार ले लेगा। अगर इस टाइप के बर्तन में रखा जाए तो इस आकार का रूप ले लेगा द्रव। मतलब जिस तरह के बर्तन में रखेंगे उसका आकार वैसे ही चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका आयतन नहीं चेंज होगा। आयतन का मतलब हुआ कि इसका जो क्वांटिटी है, जैसे 5 लीटर अगर सपोज पानी है, तो किसी बर्तन में रखने के बाद 5 लीटर ही रहेगा, उसका आयतन फिक्स रहेगा, निश्चित रहेगा। अदरवाइज वो गिरे नहीं, पानी कहीं वेस्ट ना हो जाए, लीकेज ना हो, तब अगर नहीं हो तब उसका आयतन फिक्स है। अब लीक हो गया तो वो आयतन, वो द्रव पदार्थ के गुणों को नहीं दर्शाएगा ना। इसका जो द्रव का निश्चित आयतन होता है, द्रव में बहुत कम संपीड़न होता है, बहुत ही कम होता है संपीड़न, लेकिन कम होता है, ज़्यादा नहीं, गैस की तरह नहीं होगा। देखो इसमें देखो अलाइनमेंट देखो, जो इसमें गैस के कण हैं वो कहाँ कहाँ दूर, द्रव के जो कण हैं वो कितने कितने दूर दूर है। इसके बीच का खाली स्थान थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा ही खाली स्थान है। ठीक है, इसलिए इसमें तरल की प्रवृत्ति होती है, बहाव की प्रवृत्ति होती है। अब हम बात करेंगे गैस की। ठीक है, गैस पदार्थ में सॉलिड, ये लिक्विड सॉलिड कह रहा हूँ, गैसीय स्टेट हो जाएगा, गैसीय स्टेट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं गैस पदार्थ की। गैसीय स्टेट, गैसीय पदार्थ है ना, गैसीय स्टेट हो जाएगा ये। तो इसके जो गुणों के बारे में देखो क्या लिखा हुआ, गैस में बहाव होता है। चलो ये पॉइंट सही है, गैसों में, ठीक है। चलो अब डिस्कस, चलो अब हम लोग बोल लेते हैं, चलो अब बात करते हैं गैसीय स्टेट की। गैसीय पदार्थ की बात करेंगे, ठीक है। गैसीय पदार्थ, पदार्थ की तीसरी अवस्था है गैसीय पदार्थ, गैसियस स्टेट हो जाएगा।
इसमें कणों की जो संख्या होती है वो थोड़ा दूर दूर होगा, कणों पास पास नहीं होगा, दूर दूर होगा, मतलब कणों की संख्या थोड़ा कम हो जाएगा। देखो पहला विशेषता है कि कणों में, गैसों में बहाव होता है, बहुत ज़्यादा बहाव होगा। इसके कण बहुत ही स्वतंत्र होते हैं, एक जगह छोड़ने पर वो रुकेगा नहीं, बल्कि वो अपने आप किसी भी दिशा में भाग सकता है, कोई डायरेक्शन नहीं। तो देख सकते हो आप डायग्राम के अंदर भी उसका कोई डायरेक्शन नहीं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। अगर एक कोना पे अगर आप किसी मोमबत्ती को, ये मोमबत्ती कह रहा हूँ, अगरबत्ती को जलाओ, उससे निकलने वाला धुआं किसी भी दिशा में जा सकता है वो। गैसों में संपीड़नता अधिक होता है, आसानी से कंप्रेस कर सकते, बहुत ईजिली कर सकते हैं गैसों में। गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती है, अनिश्चित सीमाएं, इसका कोई बाउंड्री नहीं होगा। जैसे ठोस में क्या होता है, एक निश्चित सीमा होती है, बाउंड्री होता है, लेकिन गैस में ऐसा नहीं, कोई निश्चित सीमा नहीं होता है। अगर निश्चित सीमा होता है तो इसके कण दूर दूर जाते हुए नहीं, अपने हिसाब से कहीं भी नहीं भाग पाते। चौथा पॉइंट, गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता, बिल्कुल सही, कोई आकार नहीं होगा इसका। अगर आकार फिक्स होता तो एक ही आकार जैसा दिखता। गैस में कोई निश्चित आयतन नहीं होता, आयतन इसका इसलिए निश्चित नहीं होता है क्योंकि इसके कण दूर दूर भागते हैं, एक जगह रुके हुए नहीं होते हैं। तो ये था गैसीय स्टेट की, पदार्थ के गैसीय स्टेट का जो विशेषताएं होती हैं वो बताया। अब देखो इंसान के शरीर में क्या होता है, हम मानव शरीर को भी पदार्थ को 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती है। हड्डियों और दांत ठोस अवस्था में पाया जाएगा, चलो वो बिल्कुल सही हो। मांसपेशी भी इसमें आ जाएगा, ठीक है, हड्डी, दांत, मांसपेशी भी आ जाएगा, मसल्स भी आ जाएगा, यहाँ तक कि आपका स्किन भी आ जाएगा, ठीक है। ब्लड, रक्त और जल द्रव अवस्था में होगा। शरीर के अंदर में फेफड़ा में जो हवा होगा वो गैसीय अवस्था में होगा, ठीक है। तो हमारे शरीर के अंदर भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। चलो अगला पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, पानी पदार्थ को 3 अवस्थाओं में, पानी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में मिलता है, बिल्कुल सही। पानी ही एक ऐसा पदार्थ है जो 3 अवस्था में मिल सकता है। पानी ठोस रूप में मिलेगा, बर्फ़ के रूप में, पानी द्रव के रूप में मिलेगा खुद, पानी गैसीय रूप में मिलेगा वाष्प के रूप में, ठीक है। पानी को अगर ठंडा किया जाए, पानी एक द्रव अवस्था में पाया जाने वाला पदार्थ है, यदि उसको ठंडा किया जाए तो उसके कण पास पास आ जाएंगे, वो बर्फ़ का रूप ले लेगा। अगर पानी को गर्म किया जाए तो उसके पास इतनी ऊर्जा होगी कि उस ऊर्जा की वजह से गैस के कण, वो पानी के कण दूर दूर भागना चाहेगा, बहुत दूर जाएगा। इट मीन्स कि वो गैसीय स्टेट बदल जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही होता है। गर्म करने पर बर्फ़ पानी में बदल जाता, परिवर्तित हो जाती है, और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को 2 तरीक़ों से परिवर्तित किया जा सकता है, तापमान में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन। तो खैर ये दाब में परिवर्तन कोई इशू नहीं है। गर्म करने पर पानी, जो बर्फ़ होगा, गर्म करने पर एक बर्फ़ को हम पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि पानी को वाष्प में कन्वर्ट कर सकते हैं। या ऐसा केवल तापमान में परिवर्तन और दाब में परिवर्तन के प्रभाव की वजह से ऐसा दिखता है। चलो अगला पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि पदार्थ की भौतिक अवस्था को 2 तरीके से हम लोग बदल सकते हैं। एक तो लिखा हुआ है कि तापमान में परिवर्तन के कारण, और दूसरा है दाब परिवर्तन का प्रभाव। इन दोनों की वजह से हम पदार्थ की भौतिक अवस्था को, पदार्थ की भौतिक अवस्था में जैसे ठोस को बदल दिया द्रव में, या द्रव को बदल दिया गैस में, या ठोस को बदल दिया सीधे गैस में, ये सारी प्रक्रियाएं पदार्थ के 2 भौतिक अवस्थाओं को हम बदल सकते हैं 2 तरीके से, या तो तापमान में परिवर्तन के कारण या दाब में परिवर्तन। यहाँ तक कि आप गैस को द्रव्य अवस्था में बदल सकते हो, ये भी एक तरह का एक प्रोसेस होगा। किस वजह से होगा, वो दाब में परिवर्तन की वजह से होगा, ठीक है। ठोस को द्रव में बदलना, या द्रव को गैस में बदलना, या ठोस को गैस में बदलना, ये सारा का सारा तापमान में परिवर्तन के प्रभाव के कारण होता है। लेकिन गैस को द्रव में बदलना, गैस को द्रव में बदलना, ये दाब परिवर्तन की वजह से होता है। एक एलपीजी सिलेंडर में क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर में क्या होता है, सीएनजी कह रहा हूँ, मीथेन गैस, मीथेन नहीं बिल्कुल सॉरी, इथेन गैस होगा, प्रोपेन गैस होगा, ब्यूटेन गैस पाए जाते हैं। इन तीनों गैस को हाई प्रेशर पे संपीड़ित की जाती है, कंप्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले ताप परिवर्तन के प्रभाव की वजह से वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है। ताप परिवर्तन का प्रभाव, सबसे पहले लिखा हुआ है गलनांक। गलनांक को हम लोग कहते हैं क्या, मेल्टिंग पॉइंट। इसके इंग्लिश वर्ड से समझ में आ गया होगा, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है मेल्ट हो जाना। मेल्ट क्या, मेल्ट मतलब होता है पिघलना।
मेल्ट का अर्थ क्या हो गया, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ मेल्ट का अर्थ होता है पिघलना, तो पिघलता वही है जो ठोस होगा वो द्रव में पिघलेगा, ठीक है, जो ठोस द्रव में पिघलेगा। अब यहाँ पे बात करेंगे गलनांक। गलनांक या इसके बाद जो आएगा द्रवनांक, कुछ भी हो, ये एक तरह का तापमान होता है, ठीक है, तापमान की कैटेगरी में आता है। जिस तापमान पर देखो यहाँ पिघलना है, तो पिघलना का अर्थ क्या हुआ कि कोई द्रव पिघल जाएगा, ठोस पिघल जाएगा द्रव में। तो वो ऐसे कोई भी ठोस द्रव में नहीं बदल जाएगा, ऐसे नहीं चेंज हो जाएगा। जैसे सूक्ष्म बर्फ़ हो गया या बर्फ़ हो गया, कि पानी का जो बर्फ़ होता है वो, उसको पानी में कन्वर्ट करते, एक बर्फ़ को पानी में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इसको हम गर्म करेंगे, तापमान उसका बढ़ाएंगे, तो एक निश्चित तापमान पे आके वो क्या होगा, पिघलना शुरू हो जाएगा, अब पूरा का पूरा ठोस द्रव में बदल जाएगा। तो जिस तापमान पे पिघलता है वही तापमान आपका गलनांक कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। यहाँ वैसे लिखा हुआ है जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाएगा वो आपका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक हो जाएगा, ठीक है। अब लिखा हुआ है बर्फ़ का, जिसे हम ठोस को बदला द्रव में, ये हुआ ठोस में बर्फ़ आ गया, बदल गया द्रव में, तो हो गया जल, पानी बन गया। ठोस द्रव में बदलेगा, मतलब बर्फ़ का जो गलनांक होगा वो क्या होगा, 273.16 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा। तो ऑब्वियसली पानी का जो गलनांक बर्फ़ का जो गलनांक होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। मतलब ये है कि बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से पिघलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उससे कम तापमान होगा, जैसे -1, -2, -3, तो फिर वो पिघलेगा नहीं, बल्कि वो जम के और बर्फ़ ही बनेगा, और भी ज़्यादा ठोस हो जाएगा। तापमान को 0 से स्टार्ट करेंगे और ऊपर की ओर ले जाएंगे, +1, +2, तो ऐसे में क्या होगा कि बर्फ़ और तेज़ी से पिघलना शुरू होगा और पानी बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है क्या, गलनांक होता है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी की कण अधिक ऊर्जा होती है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है बर्फ़ के कणों की ऊर्जा। वैसे उस कण के पास ऊर्जा ज़्यादा होती है जो कण गैस अवस्था में पाया जाता है। गैस अवस्था में पाया जाने वाला कण के पास ज़्यादा ऊर्जा होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड में बर्फ़ के कणों के पास ज़्यादा ऊर्जा होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के कणों की ऊर्जा से, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वथनांक की। क्वथनांक क्या, बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल होना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉयल होना। तो वो चीज़ें बॉयल होगा जो द्रव होगा, बॉयल होके वाष्प बनेगा। कहते हैं घर में पानी को बॉयल कर लो, तो पानी बॉयल होने का अर्थ ये होगा कि पानी बॉयल होकर एक वाष्प बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। तो इससे ये समझ में आया कि जिस तापमान पर कोई द्रव पदार्थ लिक्विड स्टेट बन जाएगा, किस अवस्था में, गैस अवस्था में बन जाएगा, बदल जाएगा गैस अवस्था में, ऐसा जिस तापमान पर होता है उस तापमान को हम क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। उस तापमान को हम क्वथनांक कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है उसका क्वथनांक कहलाएगा। समष्टि गुण है जल का क्वथनांक 373 केल्विन, ठीक है। जल का तो क्वथनांक होगा 373 केल्विन होगा, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलना शुरू हो जाएगा, वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है, तापमान 100 डिग्री ही रहता है, तापमान 100 तक ही जाके पहुँचेगा, उससे ऊपर नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ। अब पानी को अधिक से अधिक गर्म करो और ज़्यादा गर्म करो, धीरे धीरे गर्म करते रहो, करते एक टाइम ऐसा आएगा कि उस तापमान बढ़ जाएगा, जबकि वो बढ़ता नहीं है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही आके रुका रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अब क्या होता है, वाष्पीकरण एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रियाएं होती है। पानी वाष्प बनकर निकल जाना वाष्पीकरण कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी की कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ती है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे पानी को गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो पानी गर्म होता है तो उसकी जो ऊष्मा होगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो ऊष्मा होगा वो पानी के कणों को तोड़ने में मदद करेगा। 100 तक तो क्या हुआ, पानी गर्म हो रहा है। 100 के बाद पानी की जो गुप्त ऊष्मा होगी वो पानी के कणों को तोड़ना शुरू करेगा,
इसलिए इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। अतः 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे वाष्प के कणों उसी तापमान पे पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा ज़्यादा होती है। ये पॉइंट इसको ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा हुआ कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित किए हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, वापस ठोस में बदल जाते हैं। मतलब है कि एक ऐसी प्रक्रिया भी होती है कि कोई, वैसे जनरली आम बात ये हुआ कि कोई ठोस को अगर हम गर्म किए तो ठोस बन गया द्रव और द्रव बन गया गैस। एग्जाम्पल लेंगे बर्फ़ का। बर्फ़ एक ठोस रूप में पाया जाता है। बर्फ़ को गरम करेंगे पानी बनेगा, पानी को गरम करेंगे वाष्प बनेगा। लेकिन ऐसी प्रक्रियाएं भी होती है कुछ पदार्थों में, ठीक है। कुछ पदार्थों में ऐसा देखने को मिलेगा कि क्या होता है कि ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा, या गैस से सीधे ठोस में बदल जाएगा बिना द्रव में बदले। उस प्रक्रिया का नाम क्या होगा? तो याद रखिएगा, उस प्रक्रिया का नाम होता है ऊर्ध्वपातन। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ। ऊर्ध्वपातन होता है, सब्लिमेशन होता है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका कपूर आ जाएगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल में सब्लिमेशन। एग्जाम्पल में आ जाएगा कपूर। कपूर ऐसे ठोस पदार्थ है, अगर इसको गर्म करते हैं तो सीधे गैस बन जाएगा। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड NH4CH, नौसादार भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये सब जो होगा, आयोडीन, ये सब जो क्या होगा आपका एक सब्लिमेशन के प्रोसेस में आएगा, ऊर्ध्वपातन के प्रोसेस में आएगा, ठीक है। चलो अगला पॉइंट डिस्कशन करते हैं। दाब परिवर्तन का प्रभाव देखो क्या लिखा हुआ है। किसी पदार्थ को हम दाब लगाकर भी उसका जो भौतिक स्वरूप है बदल सकते हैं, मतलब ठोस से द्रव या द्रव से गैस में। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगा। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें, देखो ऐसा करना है कि तापमान घटाओ, ठीक है, और सिलेंडर के अंदर में गैस को लेकर उसे संपीड़ित करो। संपीड़ित मतलब है प्रेशर लगाओ, मतलब यहाँ पे दबाव की बात हो ही गया, प्रेशर लगाना है, दाब लगाना है। तो बिना प्रेशर लगाए ऐसा संभव ही नहीं है कि गैस आपको ठोस में बदल जाएगा, गैस ठोस में बदल जाएगा। क्या होता है कि गैस के कण दूर दूर होते हैं, इस तरह से गैस के कण इतने दूर दूर होते हैं। जैसे ही इस पर हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं तो ये कण क्या होता है, पास आना शुरू हो जाएगा इस तरह से। इतना भी पास नहीं कि वो ठोस बन जाएगा, बल्कि इतना पास आता है कि वो द्रव का अवस्था रूप ले लेता है, ठीक है। तो गैस के कणों को हम अलग से संपीड़ित करें, दाब लगाएं तो वो गैस का कण पास आ जाएगा, जो कि वो द्रव अवस्था में बदल जाएगा। सिलेंडर के अंदर में क्या होता है कि एक गैस अवस्था में पाया जाने वाला जो पदार्थ होता है वो द्रव अवस्था में चला जाएगा, ठीक है। ज़्यादा दाब बढ़ाने पे गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के दो होते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड वाष्पित कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वाष्पित कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है, मतलब सूक्ष्म कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है। एक ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सूक्ष्म कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है बिना द्रव अवस्था में बदले। इसके लिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर करना पड़ेगा। चलो अगला पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। क्या लिखा हुआ है? वाष्पीकरण। अच्छा टॉपिक है ये वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब होता है इवापोरेशन। एक प्रोसेस होगा, प्रक्रिया होगा, ठीक है, जिसमें जब हम द्रव पदार्थ को गर्म करते हैं निश्चित एक क्वथनांक तक, एक मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचकर, क्वथनांक तक पहुंचकर वो द्रव पदार्थ गैस में बनना शुरू हो जाएगा, वाष्प में बनना शुरू हो जाएगा। तो वाष्प में बनने की प्रक्रिया का नाम है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण सबका नहीं होता है ना। वाष्पीकरण की बात करेंगे, सब पदार्थ का वाष्पीकरण नहीं होता है। पानी का वाष्पीकरण हो जाएगा आपका। पानी जो है एक तो पाया जाएगा द्रव अवस्था में, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके आप गर्म करो, ठीक है, 100 तक वो पहुंचकर, क्वथनांक तक पहुंचकर उसके बाद फिर वाष्पीकरण हो जाएगा उसमें, मतलब पानी के कण धीरे धीरे वाष्प बनकर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रक्रिया का नाम
वाष्पीकरण होता है एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थ में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पे वाष्प में, क्वथनांक के नीचे, वैसे क्वथनांक भी होता है, क्वथनांक के नीचे भी किसी भी तापमान पे वाष्प में बदल जाता है। प्रक्रिया का नाम क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। अब सवाल ये है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक भी है इसके अंदर में। याद रखिएगा वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक याद रखिएगा, सबसे पहले सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अब बर्तन है, बर्तन में हम पानी को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये पानी को हमने गर्म किया, पानी वाष्प बनकर निकल जाएगा। वही एक और बर्तन लिया यहाँ, इसमें भी पानी को गर्म किया, ये भी वाष्प बनकर निकल जाएगा। लेकिन वाष्पीकरण की जो दर होगी सबसे ज़्यादा किस में होगा? जिस बर्तन का एरिया, सतह सबसे ज़्यादा होगा। सतही क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होने से वाष्पीकरण फास्ट होता है, जल्दी वाष्पीकरण होगा। छोटे बर्तन में वाष्पीकरण कम होता है क्योंकि छोटे बर्तन का जो सतह का एरिया होता है, सतह का क्षेत्रफल होता है, बहुत ही कम होता है। अगला लिखा हुआ तापमान में वृद्धि, ठीक है। तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर, अब देखो पानी जो गर्म होता है वो गर्म होने पर ही ना वाष्प बनेगा, द्रव से वाष्प बन जाएगा। गर्म होने का अर्थ तापमान बढ़ा रहे हैं, तो आप जितना ज़्यादा तापमान बढ़ाओगे उतना जल्दी वाष्पीकरण हो जाएगा, क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा और भी बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है वो गैस में होती है, ठीक है। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, सबसे पहले ये जानना है ह्यूमिडिटी क्या होता है। जब वायुमंडल में, है ना, वायुमंडल में इवापोरेशन मतलब वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है, वाष्प के कण अगर फैल जाते हैं एक सूक्ष्म मौसम के अंदर, सूखे मौसम के अंदर में वाष्प के कण फैल जाते हैं तो वो आर्द्रता, ह्यूमिडिटी होता है, ठीक है। अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो वाष्पीकरण फास्ट नहीं होगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इस वायुमंडल में जो कह सकते हैं हम वाष्प के कण पहले से फैले पड़े हुए हैं। वाष्पीकरण में ऐसे ही होता है जब आर्द्रता बढ़ती है। वायु की गति से वाष्पीकरण और भी तेज़ बढ़ जाएगा। वायु की गति क्या होगा कि उस द्रव अवस्था पे, है ना, फोर्स लगाएगा, मतलब एक दबाव लगाएगा, दाब लगाएगा, जिसकी वजह से वो गैस के कण, ये द्रव के जो कण होते हैं वो उसके स्थान को, खाली स्थान को छोड़ देगा। अब क्या होता है कि गर्मी के मौसम में नहीं, बल्कि हम जब सर्दी के मौसम में कपड़े सुखाते हैं तो उस टाइम में तो उतना टेम्परेचर होता नहीं है, तो क्या होता है कि उस टाइम में हम पंखे के नीचे रख देते हैं कपड़े को, भीगे कपड़े को, गीले कपड़े को। तो गीले कपड़े में क्या द्रव पाया जाता है? अब गीले कपड़े से जो पानी है वो वाष्प बनकर निकल जाएगा। वैसे कपड़ा सूखता कैसे है? कपड़ा धूप में सूखता कैसे है? तो कपड़ा धूप में ऐसे सूखता है क्योंकि कपड़े में पानी होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। अगर वो पानी गर्म होगा तो वाष्प बन जाएगा। तो वाष्प बनते का मतलब ये होगा कि वो कपड़े की सतह को छोड़कर निकल जाएगा, जिससे कपड़ा क्या होता है, ईजिली सूख जाता है। कपड़े के सूखने का प्रोसेस यही होता है, ठीक है। तो वही हाल है वायु की दर। अगर वायु की जो दर होगी, गति होगी, वायु का जो गति होगा अगर तेज़ बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो और भी तेज़ बढ़ जाएगी। चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ठोस, द्रव और गैस में जो इसका जो कंपैरिजन है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस के बारे में, ठीक है। अब देखो ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसका। यहाँ लिया गया है क्या, यहाँ है गुण, फिर ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। आकार, सबसे पहले आकार की बात करते हैं कि ठोस, द्रव और गैस का। ठोस का आकार क्या होगा, निश्चित होगा, स्पष्ट सीमाएं होगा। चलो बात समझ में आया। लिक्विड की बात करेंगे, कोई निश्चित आकार नहीं होगा, मतलब जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का आकार ले लेगा। गैस में भी सेम होगा कि गैस का कोई आकार निश्चित नहीं होगा, इसका कोई आकार नहीं होगा, इसका भी कोई आकार नहीं, इसका आकार होगा। आयतन की बात करेंगे, ठोस का एक निश्चित आयतन होता है, इसका भी आयतन एक फिक्स होगा, लेकिन इसका कोई निश्चित आयतन नहीं होगा। कोई निश्चित आयतन नहीं, जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का आकार और आयतन लेती है। अब क्या होता है कि गैस के कण को अगर हम 100 ग्राम गैस के कण को अगर बैलून्स में भर दिए, छोटे बैलून्स में, तो उसका आयतन छोटा हो गया। उसी बैलून्स को अगर हम कमरे में छोड़ दिए तो उस गैस के कण को अगर कमरे में छोड़ दिए तो गैस के कणों का जो आकार है वो थोड़ा बढ़ गया, मतलब आयतन और भी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। यही रीज़न है कि इसका आयतन निश्चित नहीं होता, बल्कि बर्तन पे डिपेंड करता है। दृढ़ता, तरलता, मतलब कौन कठोर होगा, कौन तरल होगा। सबसे ज़्यादा कठोर होते हैं ठोस, बहते नहीं हैं, क्योंकि इसके कण सटे बहुत ही ज़्यादा होता है। अंतरानुक आकर्षण बल की वजह से जो बंधे होते हैं उसके कण बहुत ही मजबूत आकर्षण बल होता है, ठीक है। ठोस में, वहीं द्रव में थोड़ा कमज़ोर होगा, गैस में और भी कमज़ोर होगा। ये दृढ़ नहीं होते बल्कि तरल होते हैं, ये बह सकते हैं।
तरल होते हैं, बहुत इजीली फ्लो हो सकता है। इसमें बहाव सबसे ज़्यादा होगा गैस में, ठीक है। कणों के बीच आकर्षण बल की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा आकर्षण बल कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से कण पास पास एकदम सटे सटे होते हैं। ठोस से कम होता है, इसमें कणों के बीच में आकर्षण बल ठोस से कम होगा। लेकिन इस बारे में क्या है, ठोस और द्रव दोनों से कम हो जाएगा, ठीक है। ठोस और द्रव दोनों से कम हो जाएगा क्या। अगला पॉइंट 5वां, कणों की स्थिति। क्या लिखा हुआ है भाई, कणों की स्थिति। तो कणों की जो स्थिति होगा, कण बहुत पास पास होगा, कणों के बीच की दूरी ठोस से ज़्यादा होती है। कणों की स्थिति, कण इसमें बहुत पास पास होंगे, इसमें कण की दूरी जो होगा वो ठोस से थोड़ा ज़्यादा होगा। कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान, सबसे ज़्यादा खाली स्थान होता है। संपीड्य की बात करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होता है किसमें, गैस में होता है, उससे कम ठोस में, द्रव में, और ठोस में होता ही नहीं है। ठोस नहीं कंप्रेस हो पाएगा, नहीं दबाया जा सकता है। विसरण एक प्रक्रिया है। विसरण का मतलब होता है कि विसरण का मतलब होता है मिलना। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में इजीली मिला सकते हैं, बहुत आसानी से मिला सकते हैं। पदार्थ को मिलना का अर्थ हुआ कि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच में आना चाहिए, वो होता है विसरण। तो एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के साथ विसरित नहीं होता है। द्रवों में ठोस और गैस विसरण होता है। अगर हम देखो बालू को सीमेंट से मिलाते हैं, बालू भी एक ठोस हो गया, सीमेंट भी ठोस हो गया, मिलेगा, लेकिन वो जैसे उस तरह से नहीं मिलाते जिस तरह से गैस और पानी के कण मिल जाते हैं, है ना। अब पानी को हमने दूध मिलाया, तो पानी भी एक क्या है, द्रव पदार्थ है, दूध भी क्या है, एक द्रव पदार्थ है। दोनों ईजिली मिल जाएगा, इतना ईजिली मिलेगा, समझ में नहीं आएगा कि पानी है दूध है। लेकिन बालू और सीमेंट जब मिलता है तो उसमें समझ में आ जाता है कि हाँ ये बालू है, ये सीमेंट है। गैस में बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। हमारे वायुमंडल में इतने सारे गैस का मिश्रण है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियन, बहुत सारे गैसेज मिले हुए हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा विसरण की प्रक्रिया किस में होती है, ये गैस में होती है, ठीक है। तो ओवरऑल आज के लिए बस इतना ही है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा यूनिट 1 का। अगले क्लास में हम लोग यूनिट 2 का लेके आएंगे, ठीक है।